गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम अब नेक्स्ट ऑपरेशन सेट्स के ऊपर जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इसका मतलब दो सेट्स ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो सेट होगा उन एलिमेंट्स का जो कि ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। कहने का मतलब है, अगर हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है हमारे पास बी, ठीक, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, पहली बात तो इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक। ये जो साइन है यहाँ पे, ये क्या है? इंटरसेक्शन का साइन। मतलब यू को उल्टा अगर हम यहाँ पर बनाए तो क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमने ये उल्टा क्यू लिखा हुआ है ए और बी के बीच में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए और बी के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा? इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कि ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, इसलिए बीच में एंड लिखा गया। तो जब भी एंड रहेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब जो सेट फॉर्म हो रहा है हमारा वो इंटरसेक्शन का सेट है, ठीक है। ए और बी का इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर यहाँ पे और होता तो यूनियन को रिप्रेजेंट करता। अगर हम रिकॉल करें डेफिनेशन ऑफ यूनियन को, तो उसमें क्या था? ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और अगर और की जगह पे एंड आ गया तो फिर वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है ए और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज दैट 2 4 5 7 8 एंड 10, और एक दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 9 एंड 10। तो इनका जो इंटरसेक्शन हो ए इंटरसेक्शन बी, बाय डेफिनेशन क्या है इसकी? कि इंटरसेक्शन बी उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट होंगे। तो इसमें ए और बी में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं दोनों में प्रेजेंट है? 2 इज प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, तो 2 इंटरसेक्शन में होगा। 4 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, तो 4 भी इसमें होगा, ठीक है। 5 इज नॉट प्रेजेंट इन बी, तो नहीं आएगा ये। 7 इज नॉट प्रेजेंट इन बी, ये भी नहीं आएगा। 8 इज नॉट प्रेजेंट इन बी, ये भी नहीं आएगा। 10 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, तो 10 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो 2 4 और 10 ये तीन एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है ए और बी में, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा इंटरसेक्शन बी क्या हो गया यहाँ पे? इंटरसेक्शन बी इज कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स 2 4 एंड 10। Here these elements 2 4 and 10 are common in both A and B, ठीक है। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो सपोज दैट ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। U यूनिवर्सल सेट को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। U को आप चाहे अंदर लिखो या बाहर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर दो सेट्स हैं, एक सेट है A और एक दूसरा सेट है हमारे पास सेट B, सेट A और ये हो गया सेट B, ठीक। तो A और B के बीच में जो कॉमन रीजन होगा, ये जो रीजन है कॉमन रीजन,
ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन रीजन है बिटवीन ए एंड बी, जो येलो रीजन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, इट विल रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा येलो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन बी को, क्योंकि दिख रहा है कि ये जो रीजन है येलो रीजन, ये ए के अंदर भी प्रेजेंट है और ये येलो रीजन बी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो जो कॉमन रीजन होता है दो सेट्स के बीच में, वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में एक टर्म आता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, suppose that A and B are any two sets. ठीक है, A and B are any two sets. Then अगर क्या हो जाए A इंटरसेक्शन B, अगर फाई है, मतलब A का B के साथ इंटरसेक्शन करने पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिले, अगर A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो मतलब क्या है, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, मतलब एम्प्टी सेट मिलेगा हमको। तो अगर ऐसे सेट्स हमारे पास A और B हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो हम उन सेट्स को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। ठीक, so the disjoint sets are those sets whose intersection is empty. For example, जैसे कि हमारे पास एक सेट है A और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 4, 6, और एक दूसरा सेट है B और इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, इंटरसेक्शन B मीन्स द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन A एंड B, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। A में इवन एलिमेंट्स हैं, B में ऑड एलिमेंट्स हैं, तो A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या आया, एम्प्टी आया। तो यहाँ पर A और B क्या हो गए, हियर A एंड B आर डिसजॉइंट। Here A and B are, तो अगर वेन डायग्राम से इसको हम समझना चाहें डिसजॉइंट सेट्स को, तो ये रेक्टेंगुलर रीजन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A और B इसके अंदर कोई क्या है, दो सेट्स है। ठीक, येलो रीजन सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रीजन जो है सेकंड जो कलर है यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये भी हमको दिख रहा है कि इन दोनों सर्कल्स में, दोनों सेट्स में A और B में कुछ भी कॉमन रीजन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स हियर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक, so by definition of disjoint sets here A and B are disjoint sets. ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन B 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। Therefore A and B are disjoint। तो यहाँ पे A और B क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। तो बस हमको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि कोई भी दो सेट्स A और B डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे अगर क्या हो जाए, उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर A और B के बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो A और B क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। वेन डायग्राम्स में हमारे पास दो सेट्स A और B हैं और सेट A और B
जो जिस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि हमारे सेट्स ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। नेक्स्ट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इज कम्यूटेटिव लॉ। यूनियन ऑपरेशन में हमने देखा था कि यूनियन ऑपरेशन जो होता है वो सेट्स के लिए क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कराता है। वैसे ही इंटरसेक्शन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक। तो अगर ए और बी कोई दो सेट्स हैं तो चाहे हम लिखें ए इंटरसेक्शन बी और वी राइट बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक। दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अगर ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं तो उनके लिए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ठीक। यही क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है ये ऑपरेशन के लेफ्ट या राइट में आप कौन सा सेट लिख रहे हैं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर दोनों सेट सेम है तो उनके ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ भी हम पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी और सी, तो यूनियन में हमने पढ़ा था कि यूनियन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। वैसे ही इंटरसेक्शन के लिए भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। आप चाहे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो और फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालो, या फिर आप पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करो, ठीक है, और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो। दोनों ही केस में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो कौन से सेट का पहले हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तीन सेट्स में से, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, अगर किसी ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो आप पहले किन दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन को लगा रहे हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू। तो लॉ ऑफ फाई क्या है, पहले इसको हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई का मतलब है कि जैसे हमारे पास अगर कोई सेट है ए, ठीक, और इसका हम इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ में, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। जाहिर सी बात है अगर ए कोई सेट है और फाई, फाई हमें पता है क्या, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं है और कोई दूसरा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा, हमेशा एम्प्टी आएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे सेट में कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा एम्प्टी सेट और किसी दूसरे गिवन सेट में। तो इसलिए हमेशा एम्प्टी सेट का जो इंटरसेक्शन आता है किसी भी सेट के साथ वो क्या आता है, एम्प्टी आता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फाई या लॉ ऑफ एम्प्टी सेट फाई, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यू। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर ए कोई सेट है हमारा और इसका इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट के साथ में लेंगे, ठीक। तो क्योंकि सेट ए जो है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही कंटेंट होगा, ठीक। अगर ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक, और इसके अंदर ए कोई सेट है, तो क्लियरली सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट क्यू के अंदर ही कंटेंट है। तो ए और यू में क्या कॉमन आएगा, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ए का ये कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कॉमन बिटवीन ए एंड यू। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आएगा, ए के ही इक्वल आएगा। यूनियन के केस में हमने देखा था कि अगर किसी सेट का यूनियन हम यूनिवर्सल सेट के साथ लेते थे तो हमें वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल मिलता था,
इंटरसेक्शन के केस में अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन हम मिरर सेट U के साथ करेंगे तो वही हमें सेट फिर से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने A इंटरसेक्शन U, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, हमेशा A मिलेगा फॉर एनी सेट A। ठीक, नेक्स्ट जो लॉ है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यूनियन के केस में हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ करते हैं तो हमें फिर से वही सेट मिल जाता है। और बिल्कुल सेम केस इंटरसेक्शन के साथ भी होता है। अगर किसी सेट ए का इंटरसेक्शन हम उसी सेट ए के साथ करते हैं तो हमें फिर से वही सेट मिलता है। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट लॉ यही कहता है कि अगर कोई ऑपरेशन ऐसा है जिसको हम किसी सेट के साथ लगा रहे हैं, ठीक है, किन्हीं दो सेम सेट्स के बीच में लगा रहे हैं और फिर से हमको वही सेट मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि उस ऑपरेशन के लिए आइडेम्पोटेंट लॉ होल्ड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है इंटरसेक्शन, यहाँ पे जो ऑपरेशन है इसको हम अगर दो सेम सेट्स ए के बीच में ऑपरेट करा रहे हैं तो फिर से हमें सेट ए मिल रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्शन के लिए आइडेम्पोटेंट लॉ यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। एंड नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन के ऊपर वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर सपोज दैट हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी और सी, और हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखते हैं ए इंटरसेक्शन विद इन द ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ये यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर जो दो सेट्स हैं हमारे पास बी और सी, यूनियन के दोनों तरफ, ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन दोनों के ऊपर लग रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन बी के साथ भी लग रहा है और इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन ऑपरेशन सी के साथ भी लग रहा है। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया सेट बी और सेट सी के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब जो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर द यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन जो है उसके दोनों तरफ जो सेट्स हैं उनके ऊपर हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स डेफिनेशन क्या है, पहले इसको देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी in this order is the set of elements which belongs to A but not to B. Symbolically we write A minus B and read as A minus B. इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ द सेट्स A एंड B, ठीक है, तो A यहाँ पे पहले आ रहा है और B बाद में आ रहा है, तो इस केस में जो डिफरेंस होगा सेट A और B का वो क्या होगा, वो एक सेट होगा जो कि उन एलिमेंट से मिलकर बना होगा जो कि ए में तो प्रेजेंट होंगे लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक, और इसको लिखते कैसे हैं हम, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को ए माइनस बी, ए और बी के बीच में माइनस साइन लगा दीजिए तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी, और उसको रीड क्या करेंगे, ए माइनस बी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ठीक, सपोज दैट सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 एंड 5, और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास
2 4 6 8 10 और हमको निकालना है डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ए इसमें पहले आ रहा है बोलने में और बी जो है बाद में आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। और ये क्या होगा, एक सेट होगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज ऑल्सो ए सेट। तो एक सेट होगा और इस सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे जो कि ए के अंदर प्रेजेंट हो बट बी के अंदर प्रेजेंट ना हो। तो 1 ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो ये इसमें रहेगा। ठीक, 2 ए में है और बी में भी है, जिसको हम नहीं रख सकते। 3 इज प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी, तो ये डिफरेंस में रहेगा। 4 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, तो ये भी ए माइनस बी में नहीं आएगा। 5 जो है ये ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये भी ए माइनस बी में रहेगा। बस हमारे पास अब इतने एलिमेंट्स थे सेट ए के अंदर, इसमें से सिर्फ 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि ए के अंदर प्रेजेंट थे लेकिन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। ऐसे अगर हमको फाइंड क्या करना होता, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, तो अगर डिफरेंस ऑफ बी एंड ए फाइंड करना होता तब हम इसको क्या लिखते, बी माइनस ए, क्योंकि बोलने में पहले बी आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, तो इस केस में बी पहले रहेगा और ए बाद में रहेगा, बीच में क्या रहेगा, माइनस साइन। अब इसका मतलब क्या होगा, इट इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट प्रेजेंट इन ए। तो इस केस में इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि बी के अंदर प्रेजेंट हो लेकिन ए के अंदर प्रेजेंट ना हो। तो बी के अंदर 2 है लेकिन 2 ए के अंदर भी है, तो इसको हम नहीं रख सकते। 4 बी के अंदर है और ए के अंदर भी है, तो इसको भी हम इसके अंदर नहीं रख सकते। 6 इज प्रेजेंट इन बी बट नॉट प्रेजेंट इन ए, तो 6 इसमें आएगा। 8 बी में है ए में नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं। और 10 ये भी बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो 10 को भी हम बी माइनस ए के अंदर लिखेंगे। ठीक, अब अगर इसको हम वेन डायग्राम से देखना चाहें, तो सपोज दैट ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसके अंदर हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट ए और दूसरा सेट बी। ठीक है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। एंड दिस इज सेट बी। तो यहां से इस वेन डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो येलो रीजन है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो रीजन क्या है, इसमें ये वो रीजन है इसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स है। ठीक है, और इसमें बी का एक भी एलिमेंट इस रीजन में नहीं है। ठीक, और ये जो रेड रीजन है, ये दिख रहा है हमको क्या है कि ए और बी के बीच का ये कॉमन रीजन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सेकंड हमारा स्काई ब्लू रीजन है, इसमें क्या है, इसमें ये वो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सिर्फ बी के एलिमेंट्स हैं और ए के एलिमेंट्स नहीं है, मतलब जो कॉमन रीजन है उसको यहाँ से हटा दिया। क्लियर, तो इसका मतलब ए माइनस बी जो होता है वो कैसे मिलता है, अगर सेट ए में से हम ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है उसको निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी मिल जाएगा। ऐसे ही अगर कॉमन रीजन इंटरसेक्शन बी को हम बी माइनस ए में से निकाल दें तब भी हमें बी में से निकाल दें तब भी हमें क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ए माइनस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी मीन्स ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ऐसे ही बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए मीन्स बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए।
और हमें पता है कि इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है, इंटरसेक्शन जो होता है कम्यूटेटिव होता है सेट्स के लिए, इसलिए हम चाहे इंटरसेक्शन भी लिखें या बी इंटरसेक्शन नहीं लिखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये भी जो है क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए हैं। सेट ए, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 3, 5, 7, 9, 11। सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, 7, 9, 11, 13। सेट सी में 3 एलिमेंट्स हैं, 11, 13, 15। और सेट डी में एलिमेंट्स हैं 2, 15 और 17। अब सपोज दैट हमको फाइंड करना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है, ए और बी में क्या कॉमन है, 3 बी में नहीं है, 5 बी में नहीं है, 7 ए और बी दोनों में है, इसमें आ जाएगा। ठीक है, 9 दोनों में प्रेजेंट है, 9 डी इसमें रहेगा। 11 दोनों में प्रेजेंट है, 11 भी क्या रहेगा, इंटरसेक्शन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अब सपोज दैट हमको फाइंड करना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हमने पढ़ा था। एसोसिएटिव लॉ में हमने पढ़ा था कि चाहे हम पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लें या फिर सी इंटरसेक्शन डी फाइंड कर लें, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे सी और डी का इंटरसेक्शन निकाल लें फिर ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करें, या फिर हम ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल लें और फिर उसका इंटरसेक्शन डी के साथ करें, दोनों ही केसेस में जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले सी इंटरसेक्शन डी फाइंड कर लेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ में कर लेंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, सी और डी में क्या कॉमन है, 15 इज द एलिमेंट व्हिच इज कॉमन बिटवीन सी एंड डी, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है सी और डी के बीच में, तो सी इंटरसेक्शन डी क्या है, 15। और अब अगर सी इंटरसेक्शन डी का हम इंटरसेक्शन ए के साथ में करें तो ए और सी इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन है, ए में हमारे पास 15 नहीं है और सी इंटरसेक्शन डी में 15 है। ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी में एक ही एलिमेंट है 15 और वो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ए और सी इंटरसेक्शन डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी सेट 5। ठीक, इसका मतलब ये जो आएगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये क्या आएगा, एम्प्टी आएगा यहाँ पे। ठीक, इसके प्लेस पे अगर हम क्या करते, पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करते, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच में क्या कॉमन है, ए में हमारे पास 11 है, सी में भी 11 है, और कोई भी एलिमेंट ए और सी के बीच में कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या है हमारा एक सिंगलटन सेट आया, जो कि जिसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो भी 11। अब अगर ए इंटरसेक्शन सी का हम इंटरसेक्शन फाइंड करें किसके साथ में, डी के साथ में, तो डी में क्या है, दो एलिमेंट्स हैं 15 और 17, और ए इंटरसेक्शन सी में है 11। तो ए इंटरसेक्शन सी और डी में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये भी क्या आएगा, एम्प्टी। तो दिख रहा है कि हमने चाहे पहले इसमें सी इंटरसेक्शन डी निकाल के ए के साथ इंटरसेक्शन किया, या फिर हमने ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करके डी के साथ इंटरसेक्शन किया, दोनों ही केस में क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। तो यहाँ से हमारा एसोसिएटिव लॉ भी वेरीफाई हो जा रहा है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। क्लियर? चलो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करते हैं यहाँ पे सेट ए बी और सी के लिए। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी should be equal to A intersection B union A intersection C।
तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, पहले बी यूनियन सी। तो बी और सी का जो यूनियन आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? यूनियन हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, बी यूनियन सी मतलब जो एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो या सी में प्रेजेंट हो या दोनों में प्रेजेंट हो। तो 7 बी में है, रहेगा यहाँ पे, 9 बी में है, 9 भी रहेगा, ठीक, 11 में है, 11 भी रहेगा, 13 दोनों में प्रेजेंट है, 13 भी रहेगा, और 15 बी में नहीं है लेकिन सी में है इसलिए यूनियन में रहेगा, ठीक। तो 4 एलिमेंट्स पहले हमें बी यूनियन सी के अंदर, और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करेंगे हम किसके साथ में? ए के साथ में। तो जो वैल्यू मिलेगी हमको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की क्या मिलेगी? ए और बी यूनियन सी में क्या कॉमन है? ए में हमारे पास एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 और बी यूनियन सी में है 7, 9, 11, 13, 15। तो कॉमन क्या है इसमें? 7 और 9 और 11, 3 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट हमको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे, 7, 9 और 11। अब अगर ऐसे ही राइट हैंड साइड फाइंड करें इसमें, तो राइट हैंड साइड में हमें पहले निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी? ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में 7, 9 और 11 कॉमन है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7, 9 और 11, और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में क्या कॉमन है हमारे पास? ए में हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11 और सी में 11, 13, 15। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो भी 11। क्लियरली दिख रहा है कि इंटरसेक्शन सी जो सेट मिला है हमें, ये इंटरसेक्शन बी के अंदर कंटेन्ड है। इंटरसेक्शन सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 11 और ये इंटरसेक्शन बी के अंदर भी है, ठीक। और इंटरसेक्शन बी में कुछ और भी एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का क्या है? सबसेट है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी का क्या है? सुपर सेट है, क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम यूनियन निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी अगर हम करेंगे, तो क्योंकि ये सेट इस सेट के अंदर कंटेन्ड है, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? जो बड़ा सेट होगा उसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी यहाँ पे सुपर सेट है इंटरसेक्शन सी का, इसलिए इन दोनों का यूनियन किसके इक्वल आएगा? इंटरसेक्शन बी के इक्वल आएगा, ठीक। और इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 7, 9 और 11। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड मिला हमको और जो राइट हैंड साइड मिला इस इक्वेशन में, ठीक है, वो दोनों इक्वल मिले। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यही क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इट मीन्स इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 4 सेट्स हैं ए बी सी डी और इसमें कुछ एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करेंगे अलग अलग पेयर ऑफ सेट्स का, ठीक है। सपोज दैट हमको फाइंड करना है ए माइनस सी। तो ए माइनस सी अगर हमको फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या है? ये एक सेट मिलेगा हमें ए माइनस सी जिसमें सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सेट ए में वो एलिमेंट्स जो सेट ए में प्रेजेंट हो लेकिन सी में प्रेजेंट ना हो, ऐसे एलिमेंट्स का सेट। तो 3 जो है ये ए में प्रेजेंट है, सी में नहीं है। सी में सिर्फ क्या है? इवन एलिमेंट्स हैं 2 से लेकर 16 तक के, ठीक।
तो 2 से लेकर 16 तक के जो भी इवन एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट ए में, उनको हम निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस सी। तो 6 है हमारे पास, 12 है, ठीक है। 6 और 12 दो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट सी के अंदर भी प्रेजेंट है। इनको हम एलिमिनेट कर देंगे सेट ए से, तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस सी। इसका मतलब a माइनस सी क्या आएगा, 3, 9, 15, 18, 21। और इसी प्लेस पे अगर हमको c माइनस ए फाइंड करना होगा तो इसका मतलब c माइनस ए एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ सेट c के एलिमेंट होंगे, ठीक है, a के एलिमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिसमें c के एलिमेंट्स हो और a के एलिमेंट्स ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, c माइनस ए कहेंगे। तो c में से क्या करना है, हमें a के एलिमेंट्स को निकालना है, मतलब a और c के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको c से निकाल देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, c माइनस ए। तो c में से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो a के अंदर भी प्रेजेंट है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, 12 है, ठीक। तो अभी हमने देखा था a और c के बीच में से दो एलिमेंट्स कॉमन है, 6 और 12। 6 और 12 को हम निकाल देंगे c में से, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ऐसे ही अगर हमको c माइनस डी फाइंड करना है तो इसका मतलब c में से हमें c और d के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करना है। तो c और d के बीच में क्या कॉमन है, ठीक है, इसमें d में 4 की मल्टीपल्स हैं, कहाँ तक, अप टू 20 तक। तो 4 के जो भी मल्टीपल्स हैं 4 से लेके 20 तक सेट सी के अंदर, उनको हम रिमूव कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, c माइनस डी मिल जाएगा। 4, 8, 12 और 16 को हम रिमूव कर देंगे सेट सी में से, तो क्या हो जाएगा, 2, 6, 10, 14, ठीक है। बाकी 4, 8 और 12 और 16 ये सी और डी दोनों में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, सी माइनस सी में से एलिमिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी माइनस डी मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम डिफरेंस ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपको यहाँ पे फाइंड करना होता है बी माइनस डी, तो बी में से क्या करेंगे हम, बी और डी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको रिमूव कर देंगे। तो बी और डी में क्या कॉमन है, बी में 4 है, डी में 4 है, 8 दोनों में है, 12 दोनों में है, 16 दोनों में है, 20 दोनों में है। तो इसका मतलब बी माइनस डी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन है, 4, 8, 12, 16, 20, ऑल द एलिमेंट्स बी एंड डी आर कॉमन, ठीक। तो इसका मतलब b माइनस डी इस केस में क्या मिलेगा, हमें एम्प्टी मिलेगा। तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के बीच में एम्प्टी स्पेस छोड़ देते हैं, तब भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये अगर 5 लिखते हैं तब भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं सेट बी और डी क्या है, इक्वल है इस केस में, ठीक। तो एक्चुअली बी और डी यहाँ पे सेम ही है। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी गिवन सेट्स के लिए, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.4 में सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट।